Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching प्रोटेक्स अड्डा। दोस्तों क्लास नंबर 26 है आज हमारी, और अगर हम सैलरी चैप्टर की देखें तो क्लास नंबर 8 है। जी हाँ दोस्तों, मेक श्योर अपने पिछली सारी क्लासेस हमारी देखें सो दैट आज की क्लास आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ आए। ठीक है, एक काम करते हैं, वैसे आज हमको ना करना है अपने पास लीव इनकैशमेंट। हम लीव इनकैशमेंट को कंप्लीट करेंगे विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इनहांस हो जाएगी और आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बट मेक श्योर कि रिविजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक काम करते हैं, पिछली सारी क्लास का जल्दी से क्विक रिवीजन लगा ले, अगर आप लोग मुझे परमिशन दे। यस सर, पर सर कोशिश करना कि 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी रिवीजन हो। चलिए ठीक है, आपने जैसा बोला मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है, चलो एक बार पूरी सैलरी चैप्टर की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के रिवीजन लगा लेते हैं। देखिए, हमने सैलरी चैप्टर में सेक्शन नंबर 15 पढ़ा था जो कि कहलाता है चार्जिंग सेक्शन, जो हमको ये बताता है कि दो लोगों के बीच में अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिए जाने वाला कोई भी अमाउंट, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, सैलरी हेड में टैक्स कर दिया जाएगा ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस whichever is earlier। इसी चीज को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो बोलूंगा एज पर सेक्शन नंबर 15 इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, वॉट एवर अमाउंट इज पेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज और एम्प्लॉय आर चार्जेबल अंडर ऑफ सैलरी। फिर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 के 3 पॉइंट्स थे। 16 क्लॉज 1 है, 16 क्लॉज 2, 16 क्लॉज 3। जो 16 क्लॉज 1A है वो ये बोलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में कि आपकी जितनी सैलरी है उतना या तो पूरा डिडक्ट हो जाएगा या फिर मैक्स टू मैक्स 50,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी विच एवर इज लोअर। फिर सेक्शन 16 क्लॉज 2 ये बोलता है दैट इज कॉल्ड बी एंटरटेनमेंट अलाउंस, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। देखिए, एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों ही एम्प्लॉयज को मिल सकता है। ये दोनों पहले आपकी सैलरी का पार्ट बनेंगे और सैलरी में शामिल हो जाएंगे, बाद में इसकी डिडक्शन मिलेगी। लेकिन डिडक्शन के लिए टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही दी जाएगी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जब ये डिडक्शन दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी? जो भी तीनों में से लोअर होगी। सबसे पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा ₹5,000 एंड थर्ड इज 1/5 ऑफ बेसिक पे। इनमें से जो भी लोअर अमाउंट होगा उतने की आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। लेकिन एक शर्त है कि गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, सॉरी एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 दैट इज प्रोफेशनल टैक्स, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। प्रोफेशनल टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 276 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सरकार, यानी कौन सी सरकार? राज्य सरकार को दिया जाता है कि वो अपने राज्य में स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स चार्ज कर सकती हैं। कितना? मैक्स टू मैक्स 2500। डिडक्शन की बात करूं, डिडक्शन मैक्स टू मैक्स कितनी मिलेगी? 2,500 रुपए की मिलेगी, उससे ज्यादा की डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं कराई जाएगी। और यही डिडक्शन अगर आपके एम्प्लॉयर ने, यही प्रोफेशनल टैक्स अगर आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है तो पहले ये आपकी सैलरी में ऐड हुआ, उसके बाद ये नीचे जाके आपका माइनस हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? ये सर बिल्कुल क्लियर। बट मैक्स टू मैक्स कितना? 2,500। अब बात करते हैं सैलरी के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। देखिए, सैलरी की डेफिनेशन को अगर हम डिफाइन करें तो सेक्शन 17 क्लॉज 1 के अंदर हमें जाना पड़ेगा। वैसे सेक्शन 17 के 3 पोर्शन है, 17(1), 17(2), 17(3). जब हम 17(1) की बात करते हैं तो वो डिफाइन करता है सैलरी को, 17(2) की बात करते हैं वो डिफाइन करता है परक्विजिट को, 17(3) की बात करते हैं वो डिफाइन करता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी को। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 की सैलरी के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है। देखिए, बेसिकली जो सैलरी होता है, सैलरी का जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा फिर मैं डेफिनेशन की बात करूंगा। या चलो मैं एक काम करता हूँ, डेफिनेशन की बात करता हूँ। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है सैलरी को। सैलरी में सबसे पहला आता है आपका बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब होता है जब एक इंसान के पास कोई नॉलेज है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपर्टाइज है, उसके आधार पे उसकी सर्विसेज की कीमत निकाली जाती है, जिसको बेसिक पे कहा जाता है। दूसरा होता है आपका बेसिक पे हो गया और वेजेस हो गया। ठीक है, वेजेस हो गया। वैसे फॉर्मेट की बात करते हैं ना, हाँ बेसिक पे हो गया। फिर डीएनएस अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं। तो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तुम्हारी सैलरी भी मैं बढ़ाते जाऊंगा सो दैट तुम महंगाई को कंपनसेट कर पाओ, जिसके लिए हम आपको देंगे क्या? डीएनएस अलाउंस। थर्ड होता है आपका बोनस। बोनस का मतलब होता है जब भी एक एम्प्लॉय मन लगा के काम करता है तो कंपनी को लास्ट ईयर के कंपैरिजन एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट का एक पार्ट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करता है, जिसको बोनस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये एम्प्लॉयर ने पे किया तो ये सैलरी का पार्ट बन जाएगा। फोर्थ है इसमें कमीशन। कमीशन होता है कि जब आप कोई एक्स्ट्रा वर्क करते हैं जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड बी अ कमीशन। फिर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अलाउंसेस दे सकता है। अलाउंसेस का मतलब है किसी भी सुविधा के लिए पैसे प्रोवाइड करवाना, दैट इज कॉल्ड बी अलाउंसेस। सो अलाउंसेस इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू हिज और हर एम्प्लॉय, सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। एंड नंबर 7 इज परक्विजिट। परक्विजिट एक सुविधा होती है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने दिया है तो ये आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। इन सब कंपोनेंट्स को जोड़ने पर हमें मिलता है हमारी ग्रॉस सैलरी, जिसमें से माइनस करते हैं
सेक्शन 16 क्लॉज 1A दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन जितना भी है और 50,000 विच एवर इज लोअर। फिर सेक्शन 16 क्लॉज 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन दी जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जितना मिला 5,000 1/5 ऑफ बेसिक पे। फिर सेक्शन 16 क्लॉज 3 जो होती है वो थी प्रोफेशनल टैक्स की, जो एम्प्लॉय ने पे किया है उसकी उसे डिडक्शन मिलेगी बट मैक्सिमम 2,500 रुपये पर एनम के हिसाब से। ये तीनों डिडक्शन माइनस करने के बाद हमको हमारी नेट सैलरी मिल जाती है। ठीक है, जब हम सैलरी के कंपोनेंट की बात करते हैं, कंपोनेंट में बेसिक स्ट्रक्चर आता है, कंपोनेंट में अलाउंसेस आते हैं, कंपोनेंट में परक्यूजिट आता है, कंपोनेंट में सुपर एन्युएशन फंड्स आते हैं जिसको हम रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से जानते हैं। अभी हम अपनी जो चर्चा है वो सुपर एन्युएशन फंड यानी रिटायरमेंट बेनिफिट सेक्शन 10 की कैटेगरी हम पढ़ने के लिए जा रहे थे। हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में ग्रेच्युटी के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा कि ग्रेच्युटी क्या होता है। ग्रेच्युटी एक लमसम अमाउंट होता है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर कवर होती थी ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर 10 से 10 से ज़्यादा लोग काम करते थे और जो लोग काम करे वो ज़्यादातर माइनिंग के अंदर माइनिंग हो गया या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया, कोयले की खदानें हो गई, इन सब जगहों पर वो काम करते हैं। और दूसरी चीज़ की ये इन्हें काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। तो ऐसे में जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन है कि वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करे जिसको ग्रेच्युटी बोला जाता है। अब बात करते हैं ग्रेच्युटी की टैक्सेबिलिटी के बारे में। देखिए, अगर ग्रेच्युटी आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो ये पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाती है, बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है तो देखा जाएगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपका ग्रेच्युटी पूरी तरीके से माफ हो जाएगा एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1 के अंदर। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो चेक किया जाएगा क्या आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड होते हो तो आपको ग्रेच्युटी मिला, या ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते तो भी आपको ग्रेच्युटी मिला। यदि आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड होते हो उसके बावजूद आपको ग्रेच्युटी मिला है तो आपका लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा 20 लाख रुपीस और तीसरा 15 आउट ऑफ 26 इनटू में बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड योर सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। तीनों में से जो भी सबसे कम होगा उतने की आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2 के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। तीसरा होता है हमारा कि यदि आपको ग्रेच्युटी मिल रही है बट आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होता है, स्टिल यू आर गेटिंग योर ग्रेच्युटी अमाउंट, सो इन दैट केस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम। नंबर 1 इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव, नंबर 2 इज रुपीज 20 lakhs एंड नंबर 3 इज 15 आउट ऑफ 30 इनटू में बेसिक पे प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन इन परसेंटेज इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तीनों में से जो भी लोअर होगा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसमें कुछ स्पेशल नोट्स हमने अपने पास पढ़े थे कि जो ग्रेच्युटी का अमाउंट है वो मैक्स टू मैक्स 20 लाख मिलेगा। यदि आपको पहले एम्प्लॉयर के रिटायरमेंट के वक्त आपको कोई ग्रेच्युटी का डिडक्शन मिला है तो नेक्स्ट टाइम जब आपको एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी मिलेगी तो वो 20 लाख रुपए से वो अमाउंट कम कर दिया जाएगा। ग्रेच्युटी अगर आपके डेथ के बाद मिलती है आपके परिवारजनों को तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स कर दिया जाएगा। ये सब हमने पढ़ा था अपने पास ग्रेच्युटी में। फिर ग्रेच्युटी के बाद हमने पढ़ा था पेंशन, जिसको हम कमिटेड पेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए सेक्शन यूज होता है सेक्शन 10(10)(a), किसके लिए? पेंशन के लिए। देखिए, पेंशन क्या होता है, एक लमसम अमाउंट होता है जो रिटायरमेंट के बाद आपको इंस्टॉलमेंट के तौर पे मिल जाता है या एक मुश्त भी मिल जाता है। यदि वो इंस्टॉलमेंट के तौर पे मिलेगा तो हम उसे पेंशन बोलेंगे, लेकिन अगर वही चीज़ आपको एक मुश्त मिल जाए तो उसे कम्यूटेड पेंशन बोलेंगे। देखिए, जो पेंशन होता है जो हर मंथ मिलता है वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। ठीक है, पूरी तरीके से क्या होता है? टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आप अपनी पूरी पेंशन को एक मुश्त ले लेते हो यानी कम्यूट करवा लेते हो, एक साथ एक मुश्त ले लेते हो, तो उस केस में थोड़ी सी टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाती है जिसके कारण सरकार को आपको एग्जम्पशन देनी पड़ जाती है। अब ये देखा जाएगा कि अगर आपको कम्यूटेड पेंशन मिल रहा है तो क्या आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर थे या नहीं थे। अगर ग्रेच्युटी एक्ट में कवर थे तो आपको ऑब्वियसली पता है ग्रेच्युटी में बेनिफिट मिला होगा। तो पेंशन में जब आपको बेनिफिट मिलेगा यानी कम्यूटेड पेंशन में जो आपका एग्जम्पशन वाला पार्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन ही एग्जम्प्ट होगा, जिसके लिए सेक्शन यूज होता है सेक्शन 10(10)(a) क्लॉज 2A। लेकिन अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं होता है, सिर्फ पेंशन ही रिसीव होता है, तो यहाँ आपको एग्जम्पशन थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1/2 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन। और ये कौन से सेक्शन में होता है? सेक्शन 10(10)(a) क्लॉज 2B के अंदर। और यही अगर कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाती थी सेक्शन 10(10)(a) क्लॉज 1 के अंदर। ठीक है, अगेन वही केस है पेंशन वाले केस के अंदर भी। अगर पेंशन आपको अलाइव मिलती है तो ये सैलरी हेड में टैक्सेबल कर दिया जाएगा और सैलरी हेड से ही ये एग्जम्प्ट भी कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि जो एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है और डेथ के बाद ये परिवारजनों को मिलती है तो ये परिवारजनों के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड हो जाएगा और जो इनको डिडक्शन दी जाएगी वो डिडक्शन वैसी नहीं होगी जैसी आप सोचते हैं। उनको जो डिडक्शन दी जाएगी
पहली बात तो ये पेंशन जो है वो फैमिली पेंशन के नाम से दी जाएगी। सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग इनको जो डिडक्शन है वो दी जाएगी मैक्स टू मैक्स 15,000 रुपए या फिर 1/3 ऑफ द पेंशन रिसीव्ड, जो भी दोनों में से लोअर होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। यह स्पेशल नोट में हमें एक बात ये करनी थी कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डेथ के केस में जब उसके घर वालों को वो पेंशन हैंड ओवर की जाती है तो वो उसके घर वालों के हाथों में पूरी तरीके से माफ हो जाती है। दूसरा, यदि कोई परमवीर चक्र है या कोई गैलेंट्री अवार्ड अगर से वो नवाजित गया है मतलब सम्मानित किया गया, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और जो पेंशन का पैसा है वो उसके घर वालों को मिलता है, तो ये उसके घर वालों के हाथों में फुल्ली तरीके से एग्जम्प्ट हो जाता है। ये सारे हमने स्पेशल नोट्स पढ़े थे और कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। तो ये हमने डे 1 से लेकर डे 6 तक जो भी हम डे 7 तक जो भी हमने पढ़ा था उसके कंप्लीट रिवीजन लगा लिए। दोस्तों अगर आप रिवीजन बार बार करते रहोगे ना हर चैप्टर में जितना पढ़ा क्लास 1 से लेकर उस क्लास तक, तो जानते हो क्या होगा, इससे रिवीजन से आपको सैलरी का चैप्टर पूरा टिप्स पर जब तक कंप्लीट होगा ना पूरी चीजें टिप्स पर याद हो जाएंगी। और प्लीज कोशिश करो ये क्लास की स्टार्टिंग की स्पीड बिल्कुल मत बढ़ाओ, धीमी स्पीड में देखो सो दैट आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। आज जो हम सेक्शन करने वाले दैट इज सेक्शन 1010AA, दैट इज कॉल्ड लीव इनकैशमेंट या लीव सैलरी के नाम से भी ये जाना जाता है। तो चलिए आज की क्लास अब शुरू करते हैं। तो सर इतनी देर से क्या कर रहे हैं? अरे इतनी देर से रिवीजन करा रहे थे यार, वो भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आओ इधर बात करते हैं लीव सैलरी की या लीव इनकैशमेंट की। ये क्या होता है? देखिए क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉय अपनी एम्प्लॉयमेंट टर्म में काम करता है तो वो बहुत मन लगा के काम करता है। जनरली क्या होता है कि जब इंटरव्यू सेशन चल रहा होता है, देखिए इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता एक तरफा कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं होता, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। एक एम्प्लॉयर या एचआर पहले एम्प्लॉय के बारे में जानता है कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा, उसकी नॉलेज क्या है, उसके फ्यूचर गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये सब चीज़ें। उसके बाद अगर उसको लगता है एम्प्लॉय काफ़ी अच्छा है, हम इसे रख सकते हैं, तो वो क्रॉस क्वेश्चन में एम्प्लॉय से पूछता है कि क्या तुमको हमसे हमारे बारे में कुछ पूछना है या कंपनी के बारे में। तो उस केस में कई सारे एम्प्लॉयज़ ये पूछ बैठते हैं कि सर ये बताइए महीने में सैलरी कब दी जाती है, कौन सी वो तारीख है, और लीव सैलरी कितनी है। लीव सैलरी का मतलब ये है कि आप लीव्स कितनी देते हैं, छुट्टियां कितनी देते हैं, और यदि आप छुट्टियां अलॉट करते हो और हम उन छुट्टियों में काम करते हैं तो क्या हमें उसका कुछ एक्स्ट्रा पे मिलता है, जिसको लीव सैलरी के नाम से जाना जाता है या लीव इनकैशमेंट के नाम से जाना जाता है। ओके सर, अब हमें चीजें समझ आ रही हैं कुछ कुछ। देखिए अब सुना कॉन्सेप्ट को। लीव सैलरी का मतलब होता है कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हायर करता है, अपने यहाँ पर रखता है, तो वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि इसको महीने में कितनी छुट्टियां देनी है। इन जनरल एम्प्लॉय को संडे की जो छुट्टी है वो तो अलाउड की जाती है, साथ में एक कैजुअल लीव भी दे दी जाती है कि महीने में आप बिना बताए, मतलब इन्फॉर्म कर दो बट बिना पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन के भी आप लीव ले सकते हो। महीने में एक यानी साल में 12 छुट्टियां आप कर सकते हो। बट मान लीजिए मैं पिछले 10 साल से कहीं जॉब कर रहा हूं और मैंने 10 साल से कोई छुट्टी ही नहीं ली, इसका मतलब मैं 120 दिन मुझे छुट्टी के अलॉट किए गए थे, मैंने 120 दिन। सर 120 दिन कैसे हुए? एक बात सुनिए, एक महीने में एक सैलरी, तो एक साल में कितनी हो गई? सॉरी, एक महीने में एक छुट्टी अलॉट है, मैंने एक भी छुट्टी नहीं की, इसका मतलब साल भर में मुझे कितनी छुट्टियां मिली? 12। तो 10 साल में कितनी हो गई? 120। मैंने 10 साल से कोई छुट्टी नहीं ली है, लगातार काम करता हूँ, संडे छोड़ के बाकी हर दिन आता हूँ। जो एक कैजुअल लीव है वो मैं नहीं लेता हूँ। जिस दिन मैं रिटायर हूँगा मैं मेरे एम्प्लॉयर को बोलूँगा सर 120 दिन मैं आया था जबकि उसमें नहीं आना था, बट फिर भी मैं आया था। तो आपको नहीं लगता कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए कि मैंने छुट्टियां नहीं ली, तो उन छुट्टियों के बदले आप हमें कुछ पे करो? एम्प्लॉयर कहता है बात तो सही है, तुमने मेहनत से काम किया था जिस वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे, तो एक काम करते हैं, आज तुम रिटायर हो रहे हो तो हम तुम्हारी छुट्टियों का, जो तुम्हें छुट्टी अलॉट की गई थी बट तुमने उन छुट्टियों में काम किया हमारे यहाँ पर, उन छुट्टियों का जो अमाउंट बनता है वो हम आपको रिटायरमेंट के वक्त पे कर देंगे। और यही पेमेंट कहलाती है लीव इनकैशमेंट या फिर लीव सैलरी के नाम से जानता है, या फिर अर्न लीव सैलरी के नाम से भी जानता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आज का जो टॉपिक है दैट इज सेक्शन 1010AA लीव इनकैशमेंट। देखिए लीव इनकैशमेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को छुट्टियां अलॉट की हैं बट रिटायरमेंट के वक्त ये काउंटिंग की जाती है कि उसने कितनी छुट्टियां अवेल की, कितनी छुट्टियां ली। जरूरी नहीं कि जितनी छुट्टियां मिली उसने सारी की सारी ले ही ली हो, जितनी छुट्टियां उसकी बच गई हैं उन छुट्टी के बदले उनको कुछ कंपनसेशन मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं।
वही पैसे एम्प्लॉय के हाथों में लीव इनकैशमेंट के नाम से जानी जाती है। और ये लीव इनकैशमेंट क्योंकि एम्प्लॉयर से मिली है तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ये तुम्हारी सैलरी का एक पार्ट बन जाता है, जिसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। लेकिन सरकार बहुत ही साफ दिल की है, सरकार ये कहती है हम जानते हैं आपने कई सालों तक मेहनत की है, उसके बाद जाके आपको लीव सैलरी मिली है और वो भी बल्क में, तो हम इकट्ठा टैक्स नहीं करेंगे, हम आपको कुछ रियायत कुछ एग्जम्पशन दे देंगे, बचा हुआ पार्ट तुम्हारा टैक्स कर देंगे। तो जो हम तुम्हें एग्जम्पशन देंगे वो देंगे सेक्शन 10(10)AA के अंदर। याद करने की ट्रिक ये है कि जब एब्सेंट हमारे स्कूलों में लगती थी तो मैम AA या PP लिख देती थी, तो ऐसी लीव मतलब छुट्टी, तो AA सेक्शन याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। सेक्शन 10(10)AA इज फॉर द लीव इन कैशमेंट। तो पहले मुझे ये समझाइए कि लीव इन कैशमेंट समझ आया? ये सर हमें इतना समझ आया कि लीव इन कैशमेंट आप ये समझाना चाहते हो कि जब एक एम्प्लॉय कहीं जॉब करता है और उसको जो छुट्टियां अलॉट होती है वो उन छुट्टियों को अवेल नहीं करता है, तो उस केस में वो डिमांड करता है उन छुट्टियों के बदले कैश की, और उसी को हम बोलते हैं लीव इन कैशमेंट। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो एक बार हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सम टाइम एम्प्लॉय में सरेंडर हिज लीव। कभी कभार ऐसा होता है, कुछ समय ऐसा आता है कि जब एम्प्लॉय जो है वो अपनी छुट्टी को सरेंडर कर देता है, वो लेता ही नहीं है। मे गेट इक्विवेलेंट पेमेंट इन कैश, और वो कहता है मुझे मेरी छुट्टियों जो मैंने छुट्टियां नहीं ली उसके बदले मुझे कैश पे कर दो, और यही जो कैश पे किया जाता है इसी को लीव सैलरी के नाम से जाना जाता है, या फिर अर्नड लीव सैलरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अभी ये नोट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो लीव सैलरी होती है, जो हमारी लीव सैलरी होती है, इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है, इसको किस तरीके से टैक्स किया जाता है, इसमें कितना पार्ट आपका एग्जम्प्ट होता है। ये सारी की सारी बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए हम एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। यहां पर हमारा टॉपिक है लीव इनकैशमेंट। ध्यान से सुनना सभी लोग, लीव इनकैशमेंट। देखिए छुट्टियां अगर आपको कैश की फॉर्म में मिल रही हैं, ठीक है, तो जो आपकी अनअवेल्ड, मैं यहां पर लिखूंगा अनअवेल्ड लीव्स है, अनअवेल्ड लीव्स मतलब अनअवेल्ड छुट्टियां हैं, उसके बदले आप कैश रिसीव करते हो। उसके बदले आप क्या रिसीव करते हो? कैश रिसीव करते हो। उसी कैश रिसीव को हम किस नाम से जानते हैं? अर्न लीव सैलरी के नाम से इसे हम जानते हैं। बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आई? यस सर, हमें समझ आ गई है। अब क्या होता है, ये लीव सैलरी अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलता है, किस टाइम पर? ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। तो मैं यहां लिखता हूं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए मैं पिछले 10 सालों से जॉब कर रहा हूं, मैंने मेरे एम्प्लॉयर को बोला कि सर देखो मैं 10 साल से जॉब कर रहा हूं, मुझे जितनी छुट्टियां आप देते हो मैं उसकी सिर्फ आधी ही छुट्टी लेता हूं, बाकी आधी छुट्टी में मैं काम करता हूं, तो अभी कि मैं रिटायर तो हो नहीं रहा हूं, बट मुझे पैसा अभी से दे दो। तो उस केस में हम बोलेंगे कि आपको लीव इनकैशमेंट मिला है एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि अभी आप रिटायर नहीं हो, एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो, स्टिल यू आर गेटिंग योर लीव इनकैशमेंट। इन सच आ केसेस entire amount will be taxable. Entire amount will be taxable. सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाता है आपका? टैक्सेबल हो जाता है। कुछ भी एग्जाम नहीं, सारा टैक्सेबल है। सर अभी तो आप एग्जाम की बात कर रहे थे, देखिए सरकार ये कहती है कि रिटायरमेंट बेनिफिट पर हम आपको एग्जाम्पशन देंगे। अरे जब तुम रिटायर होगे तो तुम्हारे बुढ़ापे के बारे में सरकार भी सोचेगी, लेकिन तुम तो अपनी जवानी में ही पैसा निकाल रहे हो, तो तुम्हारे अंदर अगर इतना गर्म खून है कि तुम जवानी में ही अभी पैसा उड़ा रहे हो, तो फिर टैक्स भी दे दो। एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। बोलो समझ रहे? चाहे तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। इधर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको लीव इनकैशमेंट टैक्स कर दी जाएगी। बोलो समझ रहा है? वो क्यों? क्योंकि तुमने एम्प्लॉयमेंट के वक्त, जब तुम रोजगार में हो उस वक्त तुमने इसको इनकैश कराया, इस वजह से सरकार ये चाहती है जब आप रिटायर हो ना तब इसको इनकैश कराओ, सो दैट आपका जो बचा हुआ बुढ़ापा है या जो बचा हुआ समय वो आपका अच्छा व्यतीत हो। बट आप तो अभी से पैसा निकाल रहे हो तो भाई फिर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यू गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मैं इस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे इस तरह से अंडरलाइन करूंगा सो दैट थोड़ा हाईलाइटेड हो जाए। अब हम बात करें कि आपको लीव इनकैशमेंट मिला है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कब मिला है बताइए? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो मैं लिखूंगा ड्यूरिंग द
रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन मतलब कि आपका जो टर्म है जिसमें आप पैसा लगाए जा रहे हो वो अब कंप्लीशन स्टेज पर है। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी है रिटायरमेंट, कि यदि आपको रिटायरमेंट के वक्त रिसीव हो रहा है तो क्या तरीका होगा। देखिए, जब आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा तो आप अपने एम्प्लॉय को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। बताइए वो दो पार्ट क्या है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। तो यहां पर मैंने मेरे एम्प्लॉय को 1 और 2 पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया। एक को हमने बोला गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक को हमने बोला नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आई होप अब आप पहले ही समझ चुके होंगे कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल, सॉरी एग्जम्प्ट, एंटायर अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट। तो यदि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 AA क्लॉज 1 एंटायर अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट। जो भी तुमको मिला है वो सब का सब तुम्हारा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। नथिंग विल बी टैक्सेबल बिकॉज यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ इनकम टैक्स भी खड़ा है। लेकिन जब प्राइवेट एम्प्लॉय की बात आएगी तो इनकम टैक्स आएगा। ओके आ जाओ, अब तुमसे लेंगे भर भर के टैक्स, देंगे एग्जम्पशन लेकिन नाम के, मतलब तुम्हारे कटोरे में भीख तो डालेंगे लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम अमीर हो जाओ, मतलब तुमको एग्जम्पशन तो देंगे लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं। ठीक है, आइए बात करते हैं कि इसमें एग्जम्पशन कितनी दी जाती है। देखिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं होता, पार्शियली एग्जम्प्ट पार्शियली टैक्सेबल। तो यहाँ पर जो एग्जम्प्ट है तो वो कितना एग्जम्प्ट होता है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि सेक्शन नंबर जो हमारा यूज होगा दैट इज सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 AA। जो ये क्लॉज 1 है ना, यहाँ पर क्लॉज 2 आ जाता है। क्या आ जाता है, क्लॉज 2 आ जाता है। इसके अंतर्गत कुछ पार्ट एग्जम्प्ट है, कुछ पार्ट टैक्सेबल है। सर कितना एग्जम्प्ट है, 4 में से जो सबसे कम होगा, 4 में से जो सबसे कम होगा उतना पार्ट तुम्हारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। सर वो 4 क्या है, देखिए पॉइंट नंबर 1, वो 4 चीजें हैं, पहले मैं यहां लिख देता हूं। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट। जो भी दोनों में से कम है वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तुमको जितना एक्चुअल अमाउंट मिला है ना, या तो वो पूरा का पूरा हम तुम्हारा एग्जम्प्ट करवा देंगे, पूरा का पूरा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, मैक्स टू मैक्स 25 lakhs, मैक्स टू मैक्स कितना, 25 लाख रुपए। ठीक है, जैसे बाकियों के केस में कितना होता था, 20 लाख, इस वाले केस में कितना होगा, 25 लाख, ये याद रखना। ठीक है, बोलो क्लियर है। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारा ये बोलता है, पहला एक्चुअल अमाउंट, दूसरा 25 लाख, थर्ड पॉइंट ये बोलता है 10 मंथ सैलरी, 10 मंथ सैलरी। यहां जो ये सैलरी लिखा है ना, मैं इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूं। यहां जो सैलरी लिखा है ना, इसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं। 10 महीने की सैलरी, लेकिन सैलरी मीन्स व्हाट, तो इसने बताया सैलरी मीन्स, सैलरी का मतलब क्या, सैलरी का मतलब एवरेज सैलरी, सैलरी मीन्स एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, 10 महीनों की एवरेज सैलरी का मतलब है सैलरी। ध्यान देना, मैंने लिखा 10 मंथ ऑफ सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। यहां सैलरी में क्या पार्ट आएगा, यहां पर सैलरी में आपका आएगा बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंसेस का फॉर्मिंग वाला पार्ट, और कमीशन अगर परसेंटेज में है तो, बट अगर पर मंथ के हिसाब से है तो वो यहां शामिल नहीं होगा, यहां पर सिर्फ परसेंटेज वाला ही आएगा। बोलो क्लियर है, अरे बताओ ना, यहां तक की बात क्लियर है। यस सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो गया पार्ट। इसके बाद आपका आएगा फोर्थ पॉइंट। दोस्तों अगर अभी ये वाले पॉइंट समझ नहीं आए तो टेंशन मत लेना, जब तक मैं इसके न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा आपको ये पॉइंट क्लियर भी नहीं होंगे। तो न्यूमेरिकल से ही चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फोर्थ नंबर वाला पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि कैश इक्विवेलेंट
कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव सैलरी, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव सैलरी, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव सैलरी इसके अंदर यहां पर आएगा बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ, यहां ब्रैकेट में लिखूंगा बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी। बोलो समझ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक, अरे ठीक है। एक स्टार डाल के और चीज लिखूंगा, अर्न लीव सैलरी कैन नॉट एक्सीड्स 30 days इन अ ईयर। दोस्तों इन चारों में से जो सबसे लोअर होगा ना वो पार्ट आपका एग्जाम्प्ट होगा, इन चारों में से जो सबसे लोअर होगा वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट अभी ना आपको सच बताऊं, अभी प्रॉपर्ली आपको समझ भी नहीं आया होगा। क्यों नहीं समझ आया होगा? बिकॉज जब तक मैं इसका न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। न्यूमेरिकल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक बार ना मैं आपको ये वाले पॉइंट्स करवा देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। दोस्तों ये वाले पॉइंट बिल्कुल ग्रेचुटी की तरह हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने एम्प्लॉयर नंबर 1 से आपने लीव इनकैशमेंट लिया और लेट सपोज कि आपको एग्जामिशन मिली 4 लाख रुपए की, उसके बाद आपने जॉब कहीं और की, तो नेक्स्ट टाइम जब आप जॉब करोगे और आपको लीव इनकैशमेंट मिलेगा तो जो ये 25 लाख वाली फिगर है उसमें से 4 लाख कम हो जाएंगे, तो ये 25 लाख फिर बन जाएगा 21 लाख। यानी ओवरऑल आपको 25 लाख से ज्यादा की एग्जामिशन नहीं मिलेगी लाइफ टाइम तक। चाहे कितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आप बदल लो, सभी एम्प्लॉयर से अगर आपको लीव इनकैशमेंट मिल रहा है तो हर जगह आपकी जो लिमिट है वो 25 वाली कम होती जाएगी जितनी बार आपको मिलेगा। तो वही लिखा है, वेयर लीव सैलरी इज रिसीव्ड फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉय इन द सेम मंथ। ये एम्प्लॉय लिखा हुआ, ये एम्प्लॉयर होगा, ठीक है। 2 or more employer in the same previous year, then the aggregate amount of leave salary except from tax cannot exceed 25 lakh rupees। यदि आपको एक समय पे 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर से लीव इनकैशमेंट मिल रहा है तो उस केस में आपका एग्जम्पशन कभी भी 25 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब इट मीन्स लीव सैलरी इज रिसीव्ड एन earlier previous year from a former employer and again received from another employer in a later previous year, the limit of 25 lakh will be reduced by the amount of leave salary except earlier। सेम वही चीज बोली गई कि यदि आपको आपके पुराने प्रीवियस एम्प्लॉयर से कोई लीव सैलरी के नाम का एग्जाम्पशन मिल रहा है तो नेक्स्ट टाइम जब आपकी एग्जाम्पशन लिमिट निकाली जाएगी तो उतनी एग्जाम्पशन 25 लाख से कम कर दी जाएगी। मोरल ऑफ द स्टोरी 25 लाख से ज्यादा की एग्जाम्पशन आपको नहीं दी जाएगी। फिर है एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10AA। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली बात थी ना, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन कौन से लोग कवर होते हैं? सिर्फ 2 लोग, एग्जम्प्ट ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप किसी PSU में जॉब करते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसका ऑनर कौन होता है? गवर्नमेंट होती है। उस केस में आप यहाँ पर ही कवर होगे। या आप लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हो तो भी आप यहाँ कवर होगे, उस केस में आप गवर्नमेंट की जॉब नहीं कहलाओगे, ठीक है। यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या शामिल है, तो मैं लिखूंगा इंक्लूड्स लोकल अथॉरिटी और PSUs, तो ये इसके अंदर शामिल होते हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर ये लोग शामिल होता है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोकल अथॉरिटी, क्योंकि हमने जो पीछे ग्रेचुटी वगैरह पढ़ा है ना उसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लोकल अथॉरिटी वालों को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना गया, बट लीव इनकैशमेंट के टाइम पर हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सिर्फ 2 ही एम्प्लॉयज को रखा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जॉब करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट वाली। लोकल अथॉरिटी वाले को नॉन गवर्नमेंट में कवर किया गया। इवन जो सरकारी PSUs होती है उनमें जो लोग काम करते हैं उनको भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही इस पर्पज से ट्रीट किया गया है, सिर्फ इस पर्पज से और किसी पर्पज से नहीं, ठीक है। चलिए तो अब आगे लिखा हुआ है एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(10AA) विल बी अवेलेबल टू SSC इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजिम अंडर विच द टैक्स ही पेड। देखिए अगर आपने कोई डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉलो किए हुए है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मतलब पुरानी वाली, या फिर आपने पुरानी नई वाली सेक्शन 115 BAC वाली, या पुरानी कोई ऑप्शनल टैक्स रिजिम आपने फॉलो किए टैक्स के लिए, दोनों ही केस में आपको एग्जाम्पशन
इस टाइप से ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओल्ड वाले के लिए, न्यू वाले के लिए, ऐसा नहीं है। आप किसी भी टैक्स मैकेनिज्म को चूज करेंगे, चाहे डिफॉल्ट वाला, चाहे आप न्यू वाला करेंगे, डिफॉल्ट वाला करेंगे या ऑप्शनल वाला, दोनों के केस में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट है एनी लीव सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय व्हेन ही इज ऑन अ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। ये पॉइंट ये वाला है कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिला तो एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। किस में टैक्सेबल होगा? इन सैलरी। सैलरी एड में सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अंदर ये आपका टैक्स हो जाएगा, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉयर से मिली है और ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिली है, उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, इवन सैलरी में ऐड और हो जाएगा। ठीक है, यही बात उसने बोली एक बार, क्योंकि हमने सेक्शन 15 एक चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था और उसमें भी ये पढ़ा था कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कुछ भी दिया जाएगा वो सैलरी का कॉम्पोनेंट या सैलरी का पार्ट बन जाएगा। तो क्योंकि वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा तो यहाँ पर जो अगर ये टैक्सेबल हो रहा है तो इट मीन्स कि सैलरी के पार्ट में शामिल हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एनी लीव सैलरी रिसीव्ड एन एम्प्लॉय व्हेन ही इज ऑन अ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। यदि आप अभी सर्विस में हो, रिटायर नहीं हुए और आपको आपके एम्प्लॉयर से लीव इनकैशमेंट मिल रहा है तो ये फुल्ली टैक्सेबल नहीं होगा, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा और आपकी सैलरी में जाके टैक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इफ ही गेट लीव इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ लीविंग ऑफ सर्विस ही कैन अवेल द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)AA। यदि वो एम्प्लॉय अपनी उस जॉब को छोड़ रहा है क्योंकि वो रिटायरमेंट चाहता है तो ऐसे केस में उसको लीव इनकैशमेंट जो मिल रहा है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? अरे बोलो, पूरी तरीके से एग्जम्प्ट हो जाएगा। पूरी तरीके से मतलब इस कैलकुलेशन वाइज वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। इसके बाद सैलरी पेड टू लीगल हायर ऑफ अ डिसीज एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिविलेज लीव स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ सच एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज और हर डेथ इज नॉट टैक्सेबल। यदि कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी डेथ हो गई है और डेथ के बाद उसके लीगल हायर को लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलता है तो वो उसकी फैमिली के हाथों में एग्जम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं किया जाएगा। एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल एग्जम्प्ट। ठीक है, तो लिखा हुआ है सैलरी पेड टू लीगल हायर। सैलरी पेड टू लीगल हायर मतलब समझ जाना उसकी डेथ हो चुकी है और वैसे आगे मेंशन भी ऑफ अ डिसीज मतलब मरे हुए। ठीक है, डिसीज एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिविलेज लीव स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ सच एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज और हर डेथ इज नॉट टैक्सेबल। टैक्स नहीं किया जाएगा, एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। तो बताइए ये नोट आपको सुना है? देखो पहला वाला नोट क्या कहता है, ये जो पहली लाइन है ये बताता है लीव इनकैशमेंट क्या होता है। ये लाइन ये बताता है 25 लाख से ज्यादा किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम कर लो उससे ज्यादा की एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। ये पॉइंट बताता है कि सेक्शन 10(10)AA यानी लीव इनकैशमेंट की एग्जम्पशन सभी के सभी टैक्स रिजिम होल्डर को मिले, चाहे आप ऑप्शनल टैक्स रिजिम अपनाओ चाहे डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को अपनाओ। ये पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के वक्त पर आपको लीव इनकैशमेंट का पैसा मिल रहा है तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, सैलरी का पार्ट माना जाएगा। ये वाला पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपको रिटायरमेंट के वक्त लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलता है तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा इस तरीके से। और लास्ट पॉइंट ये कहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय मर गया है, डेथ हो गई है, उसके बाद उसके घर वालों को उसकी जगह पर लीव इनकैशमेंट मिला है तो वो घर वालों के हाथों में टैक्स नहीं किया जाएगा, पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। वही लिखा है, नथिंग विल बी टैक्सेबल। बोलो क्लियर है? और ये वाली कैलकुलेशन क्लियर हो गई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो पाए। वैसे हम 3 क्वेश्चन करेंगे, उन 3 से ना हमें पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बोलो क्लियर है? तो एक बार अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं साइड होता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए ये लो, कर लो आप आराम से नोट। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी लोग मैं सामने डिस्प्ले करूंगा, आप उसको नोट कर लेंगे और साथ के साथ सुनेंगे और समझेंगे और सॉल्यूशन मेरे साथ करोगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं अपनी साइड से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे, ये देखिए सी एंटर की बुक है, यहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और ये सारी मॉड्यूल में जो इलस्ट्रेशन और आंसर क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको कर रहा हूँ, सो दैट आपकी जो ट्रेनिंग है वो साथ के साथ चलती रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं 1/12/2023 को आफ्टर 20 ईयर ऑफ सर्विसेज। 20 साल तक इन्होंने सर्विसेज दी है एंड रिसीव लीव सैलरी ऑफ ₹5 लाख। इनको लीव सैलरी मिल रही है 5 लाख रुपए की। अदर डिटेल सैलरी इनकम की वो आपको दे रखी है। बेसिक सैलरी दे रखी है 5000 रुपीज़ पर मंथ, जो कि 1000 पहले इंक्रीज हुई थी 1/4/2023 को। इनको डीएनएस अलाउंस मिल रहा है 3000 रुपये, जिसमें 60% पार्ट जो है वो फार्मिंग पार्ट है जो रिटायरमेंट बेनिफिट में काम आएगा। इसके बाद आपको कमीशन मिल रहा है, मतलब इनको कमीशन मिल रहा है 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। बोनस मिल रहा है 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। लीव इन्होंने पूरे ड्यूरेशन में 20 साल जब इन्होंने जॉब की तो इन्होंने टोटल जो लीव ली है वो 480 ली है।
जबकि इनको हर साल लीव मिलती थी एक साल में 30 दिन, यानी 20 सालों में 600 दिन इनको लीव मिली है, 600 डेज की लीव। लेकिन इन्होंने अवेल कितनी की है? 480, 120 लीव इन्होंने नहीं ली। वही लिखा है ही वॉज एंटाइटल टू 30 डेज लीव इन अ ईयर, एक साल में इन्हें 30 दिन मिलते थे। 20 साल तक जॉब की, इसका मतलब इनको कितने मिले होंगे? 600, लेकिन इन्होंने कितनी अवेल की? 480, 120 अवेल नहीं किए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव सैलरी, एज्यूम करना है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एक ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों के केस में। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जब हम बात करेंगे ना, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिकॉज हमें पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सेक्शन 10(10)AA क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है। दिमाग कहाँ लगाना पड़ेगा? नॉन गवर्नमेंट में। बट चलो सोल्यूशन बोला है तो लिख ही लेते एक बार सोल्यूशन इसका। देखिए सॉल्यूशन नंबर अगर हम अपनी क्लास में देखें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 या जो भी हमारा उसकी बात करते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फर्स्ट वाला पार्ट ये लीजिए, फर्स्ट वाले पार्ट का सोल्यूशन कि अगर हम इसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो भी लीव इन कैशमेंट का पैसा मिलता है फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। तो हम लिखेंगे इन दिस क्वेश्चन the amount of leave encashment rupees 5 lakhs will be exempt under section 10 subsection 10AA clause 1। यानी कि सेक्शन 10(10)AA क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाला लीव इन कैशमेंट जो कि 5 लाख रुपए फुल्ली एग्जाम्प्ट है, नथिंग विल बी टैक्सेबल, फुल्ली एग्जाम्प्ट, ठीक है। बात करेंगे हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, मेन तो हमें यही समझना है। तो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन अब हम देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि यही अमाउंट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला होता तो कितना एग्जम्प्ट होगा और कितना टैक्स कर दिया जाएगा, ये हमें जानना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है सर, अब एक काम करो, ये जो बेसिक पे वगैरह लिखा है ना, आप वैसे रिटायर कब हो रहा है? ये रिटायर हो रहे हैं हमारे 1/12/2023 को, ठीक है। तो एक काम करते पूरी हम शीट बना लेते हैं अपने पास कंपटीशन की, या फिर हम खाली लीव सैलरी की बात करें। आप बताइए लीव सैलरी की बात करें। एक काम करता हूँ, मैं खाली लीव सैलरी की बात कर लेता हूँ। पूरी सैलरी की कंपटीशन शीट बनाने से क्या फ़ायदा है कि मैं पहले आपको लिखवाऊँ बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, कमीशन, ये सारी चीज़ें। तो एक काम करते हैं, सिर्फ क्या कर लेते हैं हम कम्युनिटी पेंशन कर रहा हूँ, लीव इनकैशमेंट की बात कर लेते हैं, उसकी एग्जम्पशन निकाल लेते हैं, ठीक है। बाकी सब तो आपको आता ही है, ठीक है। तो चलिए लीव इनकैशमेंट की बात करते हैं। तो मैं कहूँगा लीव इन कैशमेंट रिसीव्ड। लीव इन कैशमेंट कितनी रिसीव हुई है सर? ये इनको ये 5 लाख रुपए, ₹5 लाख। अब इसमें से क्या होगा, कुछ पार्ट आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। कौन से सेक्शन में? लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)AA क्लॉज 2, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्लॉज नंबर 2 लगता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्लॉज नंबर 1 लगता है, में एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट अब हम करेंगे, ठीक है। इस पर डालूंगा स्टार, और जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ लिखने के बाद बचा हुआ जो अमाउंट आएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर स्टार डाल के लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)AA क्लॉज 2। चलिए फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। पहला पॉइंट क्या था? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो चलिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअली में कितना अमाउंट रिसीव हुआ था सर? ये तो हुआ था 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख। दूसरा, मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितनी थी? 25 लाख रुपीस की। कितने की? 25 लाख की, तो 25 लाख रुपए। थर्ड क्या था सर? थर्ड था 10 मंथ की सैलरी
और 10 मंथ की सैलरी में भी सैलरी 10 महीने की एवरेज सैलरी, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे 10 मंथ सैलरी, 10 मंथ सैलरी, और ये बेस्ड ऑन 10 मंथ एवरेज सैलरी। किस पर बेस्ड होगी? 10 महीने के एवरेज सैलरी पर बेस्ड होगी। तो चलिए पहले 10 महीने का एवरेज निकालते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये रिटायर कब हो रहे हैं? सर ये जो रिटायर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1 दिसंबर 2023 को रिटायर हो रहे हैं, यानी इन्होंने दिसंबर से पहले यानी नवंबर में जॉब की होगी, इन्होंने अक्टूबर में जॉब की होगी, इन्होंने सितंबर में की होगी, इन्होंने अगस्त में की होगी, इन्होंने जुलाई में की होगी जॉब, जून मंथ में की होगी, मई मंथ में की होगी, अप्रैल के महीने में की होगी। कितने बार लिखूंगा? 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद आपका ये मार्च आ गया, इधर ये आपका अप्रैल आ गया, अरे अप्रैल में मार्च, और इधर आ गया ये आपका फैब। ये 10 महीने मैंने ले लिए। ये जो शुरुआत है नवंबर 2023 की हो रही बात, और ये भी 23 ही चल रहा है पूरा, ठीक है। 10 महीने यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ही रिटायर हुआ उसके पीछे से 10। रिटायरमेंट वैसे 1/12 को हुई है, तो उसके 1/12 से पहले तो नवंबर ही आ जाएगा ना हमारा। तो नवंबर मंथ से लेते हैं, एवरेज सैलरी लेनी 10 महीने की। तो ये बताओ नवंबर के महीने में सैलरी कितनी थी उसकी बेसिक पे? ये थी 5000 रुपये। कितनी थी? 5000 रुपये। तो ये लो 5000 रुपीज, 5000 5000 5000 5000 5000 5000 एंड 5000। सर अब आपने रोक क्यों दिया अपने हाथ को? इसलिए रोक दिया बिकॉज उसके अप्रैल महीने से सैलरी जो थी ना वो चेंज हो गई थी। आपको याद है उसकी सैलरी जो बढ़ी थी ना वो बढ़ी थी 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से बढ़ी थी, वरना उससे पहले उसकी सैलरी 1000, मतलब 1 अप्रैल से उसकी सैलरी 1000 बढ़ गई। इसका मतलब अप्रैल से पहले सैलरी कितनी रही होगी? 4000। तो यानी फॉर द मंथ ऑफ मार्च सैलरी वुड बी, बेसिक पे वुड बी 4000 एंड ऑल्सो द फरवरी मंथ। तो इन सबको, अच्छा सैलरी का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था। सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट और कमीशन परसेंटेज में। तो अभी जो हमने ये पार्ट किया है ये किस चीज के लिए किया है? ये हमने बेसिक पे के लिए किया है। अब हमें किसके लिए करना पड़ेगा? डीएनएस अलाउंस के लिए करना पड़ेगा। ये बताइए डीए में फॉर्मिंग कितना है? सर डीए में रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट है 60%। कितना है? 60%। तो अब आप मुझे बताइए 3000 का डीए है, ठीक है, और 3000 का 60% कितना होता है? 1800। डीए नहीं बढ़ा था यानी 1800 रुपये। 1800 यहाँ भी होगा, 1800 यहाँ भी आएगा, 1800 इधर भी। हर महीने उसका डीएनएस अलाउंस था 1800, जो मैं यहाँ लिखता हुआ चल रहा हूँ। सर ये आप कर क्या रहे हो? हमें समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों कंफ्यूज मत हो, मैं कर ये रहा हूँ कि 10 महीने की एवरेज सैलरी निकाल रहा हूँ। तो जब मैं 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालूंगा तो मैं 10 महीने लिखूंगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 10 को ऐड करके 10 से डिवाइड कर दूंगा, एवरेज सैलरी आ जाएगी। सर एवरेज सैलरी में सैलरी मीन्स व्हाट? बेसिक पे डीए का फॉर्मूला और कमीशन। इसीलिए मैंने डीए पूरा का पूरा 3000 रुपये नहीं लिखा, बल्कि 3000 का 6% यानी 1800 लिखा है। और सर कमीशन, भाई कमीशन इसमें जो दे रखी है ना वो पर मंथ के हिसाब से दे रखी है 500 रुपये पर मंथ। अगर ये परसेंटेज की फॉर्म में होती तो इट विल बी पार्ट ऑफ माई सैलरी, बट हियर कमीशन इज नॉट ट्रीटेड एज अ सैलरी बिकॉज कमीशन परसेंटेज की फॉर्म में नहीं गिवन है। तो हम इतने का ही निकाल लेंगे। इसका मतलब यहां पर ये अमाउंट आएगा 6800 प्लस 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 5800 प्लस 5800, इन सबको प्लस करके यदि मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या आपको नहीं लगता कि मेरी एवरेज सैलरी आ जाएगी 10 महीने की? कि 10 महीने का जो भी मेरी सैलरी थी उन सबको मैंने प्लस कर दिया और डिवाइड कर दूंगा अगर मैं 10 से, तो ये मेरी एवरेज सैलरी आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो कैलकुलेटर देता पैदा हो जाइए। अब आप कैलकुलेटर देता आगे 6800 बताओ कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार ही है। तो 6800 इंटू 8 मेमोरी 1 में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद ये क्या है? 5800 इंटू 2, 5800
इंटू में 2, इसको भी मेमोरी में डाल दिया, एमआरसी दबा के टोटल आ गया 66,000। एक मिनट सर, ये कैलकुलेटर की ट्रिक आपने कौन सी बताई है? दोस्तों अभी बहुत सारी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी देखते जाओ। तो ये आपका आ गया 66,000 रुपीज़, और अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो ये आपका आ जाएगा एवरेज सैलरी 6600। कितना आ जाएगा बताइए? तो यहां से हमारी आ गई एवरेज सैलरी, और वो भी 10 मंथ की, कितनी? 6600। 10 महीने की एवरेज सैलरी आ गई 6600 रुपए, 6600। यहां पर हमारा ये पॉइंट क्या था? 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 मंथ ऑफ सैलरी, तो 10 मंथ इंटू में सैलरी हमने ये निकाला, कितना आया? 6600, 6600, तो ये कितना आ गया? 66,000 रुपीज आ गया। थर्ड पॉइंट कितना आ गया? 66,000, क्योंकि क्या लिखा था? 10 मंथ सैलरी। क्या लिखा था? 10 मंथ सैलरी। सैलरी भी क्या है? एवरेज सैलरी। तो पहले हमने एवरेज सैलरी निकाला, 6600 आया, 6600 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 66,000 आ गया, 66,000 आ गया। ठीक है, ये सर हमें बिल्कुल समझ आ गया। अब प्लीज आगे चलिए, आगे चलेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था? तो फोर्थ पॉइंट था कैश इक्विवेलेंट। फोर्थ पॉइंट यहां लिख रहा हूं, कैश इक्विवेलेंट अर्न्ड फ्रॉम अनअवेल्ड लीव सैलरी। अनअवेल्ड लीव सैलरी, और यहां सैलरी का मतलब क्या है? ब्रैकेट में वही, बेस्ड ऑन 10 मंथ एवरेज सैलरी। यानी जहां जहां सैलरी है तो पहले बेसिक पे डी का फॉर्म कमीशन परसेंटेज, और वो भी क्या है? एवरेज है। वो भी कितने महीने का? सर 10 महीने का। चलिए अब यहां पर प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्लीज यहां पर ध्यान से सुना। क्वेश्चन भी देखते चलो, इधर भी ध्यान से सुना। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इसको एक साल में कितनी छुट्टियां अलॉट होती थी? 30। एक साल में कितनी छुट्टी दी जाती थी? 30। इसने कितने साल जॉब किए? क्वेश्चन में देखिए 20 साल जॉब किए, यानी 20 सालों में उसको कितनी छुट्टियां मिली? 20 इंटू 30, 600। कितनी छुट्टियां मिली? 600। इसने उसमें से कितनी छुट्टियां ले ली? 480। लिखा हुआ ना लास्ट पॉइंट, देखिए प्लीज, लिखा हुआ है लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द सर्विस 480। सर्विस के दौरान 480 छुट्टियां ले चुका है। 20 इंटू 30 किया तो पाया 600 छुट्टियां मिली इसके अपने ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। 480 इसने अवेल कर ली, तो किसने कितनी अवेल नहीं की जिस पर ये पैसा ले सकता है? भाई दिमाग प्लीज, आराम से, कॉमन सेंस। मेरे एम्प्लॉयमेंट के टर्म में मुझे 600 छुट्टियां अलॉट थी, 480 मैंने ले ली, तो 120 छुट्टियां मेरी अनअवेल्ड है या नहीं है? 120 मेरी अनअवेल्ड है ना। 120 जो है वो पूरे मेरे टर्म की है ना। अगर मैं एक महीने में एवरेज मानूं 30 दिन का, कि मेरा एवरेज मंथ होता है 30 दिन का, तो 120 दिन की छुट्टी को क्या मैं मंथ में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस सर, 120 डिवाइड बाई 30 कितना देगा? 4। यानी 4 महीने की सैलरी अनअवेल्ड है। 4 महीने की सैलरी अनअवेल्ड है। ये मैंने कैसे निकाला? देखिए मैंने ऐसे निकाला, मैंने कहा कि मुझे कितनी छुट्टी अलॉट थी? अलॉटेड हॉलीडेज माइनस अवेल्ड हॉलीडेज। कितनी हॉलीडेज मैंने अवेल्ड कर ली? अब आप मुझे बताइए कि 20 सालों में एक साल में 30 दिन की छुट्टी अलाउ थी, यानी टोटल कितनी छुट्टी अलाउ होंगी? 600 डेज की छुट्टी अलाउड होंगी। मैं कितनी छुट्टियां ले चुका हूं? 480 दिन की छुट्टी ले चुका हूं। तो अगर मैं 480 माइनस करूं तो यहां पर कितना आ जाएगा? 120 दिन। 120 डेज की छुट्टी मैं कह सकता हूं अनअवेल्ड है। अनअवेल्ड क्या है ये बताइए? अनअवेल्ड लीव सैलरी, जो मैंने अभी तक अवेल नहीं की है। 120 दिन की छुट्टियां मैंने अभी तक अवेल नहीं की है। दोस्तों अगर ये 120 दिन है, मैं इसको मंथ में कन्वर्ट करना चाहूं तो एक महीने में ऑन एन एवरेज कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं। तो यदि मैं इस चीज को 30 डेज से डिवाइड कर दूं तो आपको नहीं लगता ये 4 महीने आ जाएंगे? दिस इज 4 मंथ, दिस कम्स 4 मंथ। यस सर, 4 महीने आ गए, यानी मेरे पास मेरी अनअवेल्ड छुट्टियां 4 महीने के। कितने की है? 4 महीने के। लॉजिक समझ रहे हो अभी? आराम से, ठीक है। 4 महीने छुट्टियां अनअवेल्ड है। अब एक बात बताओ, मैं आज रिटायर हो रहा हूं, अगर मैं मेरे एम्प्लॉयर को बोलूं कि मेरी 4 महीने छुट्टी का मुझे पैसा दो, मैं मेरे एम्प्लॉयर को क्या बोल रहा हूं?
4 महीने की छुट्टी का मुझे पैसा दो, बिकॉज 4 महीने मैं काम पर आया, जबकि उन दिनों छुट्टी हुआ करती थी, तो उसके बदले मुझे पैसा दो। तो वो मल्टीप्लाई करेगा, 4 महीने को मल्टीप्लाई करेगा किससे? एवरेज सैलरी से। किससे मल्टीप्लाई करेगा? एवरेज सैलरी से। सर कौन सी एवरेज सैलरी? बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ्स, 10 महीने की एवरेज सैलरी। तो मैं इन 4 महीनों में मल्टीप्लाई करूंगा एवरेज सैलरी को, और एवरेज सैलरी इज फॉर 10 मंथ, 10 महीने की एवरेज सैलरी। सर आपने यहां निकाला था, ये वाला वर्किंग नोट हमें याद है, इस पर मैं ना इस तरह से बॉक्स बना रहा हूं। हमने एवरेज सैलरी निकालना सीखा था, ये देखिए, और हमारी एवरेज सैलरी कितनी आई थी? 6600 आई थी। तो 4 मंथ इनटू में 6600, दिस कम्स 0064 24, दिस इज 28,400 रुपीज। यानी कि अगर ये अपनी छुट्टियों को पैसों में कन्वर्ट करता है तो इसको मिलेंगे 28,000। एक मिनट, 6600 था ना, और ये आपका 4 आ गया, मल्टीप्लाई शायद मैंने गलत कर दिया, 6600 इंटू में 4, दिस इज 26,400, नॉट इट्स नॉट बी 28,400, इट्स 26,400, 26,400। यानी कि अगर वो जो उसने छुट्टियां नहीं लिया उसका अगर वो कैश में लेगा तो कितने रुपए मिलेंगे? 26,400। अब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 में से जो भी छोटा वो उठा लो। 5 लाख, 25 लाख, 66,000, 26,400। सबसे छोटा क्या है? 26,400। सबसे छोटा क्या है? 26,400। इतने की हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी। बचा हुआ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। तो अगर मैं 26,400 में से 5 लाख को माइनस कर दूं तो आ जाएगा मेरा टैक्सेबल अमाउंट, दैट इज 4,73,600, जो मेरी सैलरी में टैक्स हो जाएगा। यानी मेरी एग्जम्पशन कितनी आई? 26,400 की एग्जम्पशन आई इस कैलकुलेशन के आधार पे। बोलो बात समझ आइए? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है ना? क्योंकि मैंने बहुत तोड़ के और आराम से पॉइंट को समझाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉपर पॉइंट समझ भी आए होंगे। आए ना? पक्का आए? और अगर इन केस मान लीजिए 60-70% समझ आया, 30-40% नहीं भी समझ आया, तो एक क्वेश्चन और करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स और ज़रा टाइट कर लेंगे। टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपके साथ, हर चीज़ आपको कराऊंगा, ठीक है? करें? सर एक चीज़ आप बता देंगे, ये जो एवरेज सैलरी कहाँ से ली जाती है? जिस दिन आप रिटायर हो रहे हो ना, उसके पीछे के एक दिन, रिटायरमेंट वाली डेट छोड़ दो, उसके पीछे से एवरेज सैलरी निकालनी शुरू कर दो। आ रही बात समझे? यस सर। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। देता क्या, मैं करवाऊंगा, ठीक है? टेंशन क्यों ले रहे हो? ये लो, पहले आप नोट कर लो इसे। तो चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मजेदार है क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आप इस क्वेश्चन को प्लीज देखिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स जो है वो रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम एबीसी लिमिटेड से। एबीसी लिमिटेड से वो रिटायर हो रहे हैं ऑन 10/11/2023, यानी कि 10 नवंबर 2023 को रिटायर हो रहा है। क्योंकि अब की बार मैंने डेट ना बीच की ली है, क्योंकि जनरली हम 1 तारीख या 31 या 30 तारीख लेते हैं ना, तो मंथ पूरा कैलकुलेट हो जाता है। इस पर डेट मैंने बीच की ली है, ठीक है? तो आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी, जिसमें समझना और अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है? तो 10/11/2023 को वो रिटायर हो रहा है आफ्टर सर्विंग द एम्प्लॉयर फॉर 20 ईयर एंड 10 मंथ्स। उसने 20 साल 10 महीने जॉब किया है। दोस्तों देखिए, ये इररिलेवेंट है कि उसे कितने मंथ जॉब किया है, जो ईयर होता है वो काउंट किया जाता है, यानी पार्ट ऑफ द मंथ विल नेवर बी कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग लीव इनकैशमेंट। तो इसका मतलब हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो 21 ईयर से नहीं, 20 ईयर से करेंगे, ठीक है? तो 20 साल 10 महीने उसने जॉब की। द एम्प्लॉयर हैड पेड हिम लीव सैलरी 5 लाख रुपीज। एम्प्लॉयर ने उसको कितनी लीव सैलरी दी है? 5 लाख रुपए की दी है। द एम्प्लॉय वॉज एंटाइटल फॉर 2 मंथ लीव पर ईयर ऑफ सर्विसेज। 1 साल के अंदर उसको 2 महीने की छुट्टी दी जाती है, 2 महीने की छुट्टी अलॉट थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हमने लीव इनकैशमेंट के बारे में लिखा था तो गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला हुआ है कि 1 साल में 30 दिन तक की छुट्टी ही अलॉट की जाती है। अगर 30 से ज़्यादा कोई एम्प्लॉयर दे भी रहा है तो हम कैलकुलेशन के वक्त 30 से ज़्यादा काउंटिंग में नहीं लेंगे। यानी यहाँ पर इसने 60 दिन की सैलरी जो है वो मुफ्त में दी है 1 साल में, मतलब वो 1 साल में 60 छुट्टियाँ कर सकता है। बट इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 से ज़्यादा छुट्टियाँ आप नहीं कर सकते हो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम 30 दिन ही कंसीडर करेंगे, इसको 60 कंसीडर नहीं करेंगे। फिर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द एंटायर सर्विसेज ही अवेल्ड 6 मंथ लीव। उसने अपने पूरे 20 साल के दौरान उसने 6 महीने की छुट्टी ली है एंड 7 मंथ इन कैश, और 7 महीने का पैसे पहले वो इन कैश करा चुका है, मतलब वो उसका कैश वो ले चुका है।
द एम्प्लॉय वॉज गेटिंग बेसिक पे 27 लाख रुपीज़ पर मंथ, उसको 27 लाख रुपीज़ पर मंथ जो है 27,000 पर मंथ उसे बेसिक पे मिलता है, बट वॉज इंक्रीज 33,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2023। और इसकी जो सैलरी है ना बेसिक पे वो बढ़ गई 33,000 हो गई, वो भी कब, जुलाई के महीने में। ही वॉज गेटिंग DNS अलाउंस 9,000 रुपीज़ पर मंथ, उसको 9,000 रुपये का DA मिल रहा है, जो उसका इंक्रीज होकर हो गया 12,000 रुपये विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2023। फिर आपको कंप्यूट करना है इसकी टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। दोस्तों टैक्स लायबिलिटी आप निकालोगे, मैं तो सैलरी इनकम निकाल के दिखाऊंगा क्योंकि मेनली कंसर्न हमारा सैलरी को लेकर है। टैक्स तो आप खुद निकालना और आंसर भी देना, ठीक है। एक बार फाइनल क्वेश्चन को दोबारा से ऊपर से नीचे तक रीड करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बना लेंगे। अब एक रफ रीडिंग लेंगे। मिस्टर एक्स इज रिटायर फ्रॉम ABC लिमिटेड ऑन 10/11/2023 आफ्टर सर्विंग द एम्प्लॉयर of 20 year and 10 months. The employer had paid him leave salary rupees 5 lakh. The employee was entitled for 2-month leave per year of services. During entire services, he availed 6-month leave and 7-month leave encashment. The employee was getting basic pay 27,000 per month, but it was increased to 33,000 per month with effect from 1 July 2023. He was getting DNS allowance 9,000 rupees per month, but was increased to 12,000 per month with effect from 1 July 2023. 50% DA form part of salary. कंप्यूट करना है इसकी टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 की बात हो रही है। हम क्या निकालना सीखेंगे, हम सैलरी निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम सैलरी निकालेंगे, ठीक है। तो करें, पूरी करेंगे, बेसिक पे DA वगैरह सब कुछ इसमें लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम अपना काम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, अपने पास कैलकुलेशन, यहाँ पर अपना सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन है, हम लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। अच्छा, किसकी निकाले सैलरी, मिस्टर एक्स की। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, 23-24, और असेसमेंट ईयर क्या बनेगा, 24-25। असेसमेंट ईयर क्या बनेगा बताइए, 24-25 बनेगा, ठीक है। तो चलो उसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले बेसिक पे। चलिए भाई बेसिक पे लिखते हैं, ये लीजिए बेसिक पे। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अभी क्या करना होगा ना, आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मैं एक काम करूं, एक चार्ट ड्रॉ कर देता हूं, बिना चार्ट के ना आपको क्लियर नहीं होंगी चीज़ें। तो चार्ट में कहाँ ड्रॉ करूं जो आपको चीज़ समझ आए, चलो यहीं कर देते हैं बेसिक पे को ना। अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, पहले चार्ट बनाता हूँ, क्योंकि चार्ट के बिना आपको ना प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है। आप एक चार्ट ड्रॉ कर लीजिए, ये लीजिए, ये आपका प्रीवियस ईयर है जो स्टार्ट हुआ था 1/4/2023 को और ख़त्म होगा 31 मार्च 2024 को। मुझे बस इतना बताइए, आप रिटायर कब हुए थे, 10/11/2023 को, यानी यहाँ पर नवंबर का महीना था और वो सुनहरी तारीख थी 10/11/2023 को आप यहाँ से अलविदा हो जाते हैं। अलविदा मतलब दुनिया से नहीं, ऑफिस से, यानी आप रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। जब आप रिटायर होते हैं उस वक्त आपने ये देखा कि आपको काम करते हुए 20 साल 11 महीने हो गए, नहीं 10 महीने, बट आपकी कैलकुलेशन के वक्त हम इसको सिर्फ और सिर्फ 20 ईयर ही कंसीडर करेंगे। पार्ट देयर ऑफ कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब जो पार्ट देयर ऑफ है अगर वो 6 से ज़्यादा है तो उसे राउंड फिगर में 21 ले लो, ऐसा नहीं होता, पूरा 20 ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें दे रखा है द एम्प्लॉयर हैड पेड हिम लीव सैलरी 5 लाख रुपीज़, ठीक है। 5 लाख रुपीज़ एम्प्लॉय को 2 महीने की सैलरी वगैरह मिली थी ड्यूरिंग द, ये सारी चीज़ें। ये बताइए बेसिक पे कितने हैं, 27,000 रुपये पर मंथ है, बट इट वॉज इंक्रीज टू 33,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023, यानी कि यहाँ पर 1 जुलाई को उसकी सैलरी जो है वो इंक्रीज होकर हो जाती है 33,000, यानी जुलाई हो गया आपका, ये अगस्त हो गया, इधर आपका ये सितंबर हो गया, इधर आपका अक्टूबर हो गया और उधर आपका वो नवंबर हो गया, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यहाँ पर जो आपकी इतने मंथ की जो सैलरी थी दैट वाज रुपीज़ 33,000। कितनी थी वो, 33,000। और उससे पहले जो आपकी सैलरी थी वो कितनी थी, उससे पहले आपकी सैलरी थी 27,000 रुपीज़ पर मंथ, 27,000 रुपये पर मंथ PM, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, अगर आप इसको देखोगे ना, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन। अगर आपको टेक्निकल क्वेश्चन समझ आ गया फिर तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो 27,000 रुपीज़ पर मंथ और 33,000। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम अपना बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे लेते हैं।
क्योंकि हमारा ईयर 23-24 है, तो क्या उसने 23-24 पूरे 12 मास ही काम किया? नहीं सर, वो तो नवंबर के महीने में रिटायर हो गया था, तो 12 मास ही तो उसने काम किया नहीं होगा। तो उसने काम कितना किया? अगर हम देखें तो 27,000 रुपये की सैलरी पे काम किया उसने। कितने महीने? एक तो अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जुलाई की 1 तारीख को तो सैलरी बढ़ गई थी, यानी 3 महीने उसने जॉब किया 27,000 रुपये के पे स्केल पे। फिर 33,000 के पे स्केल पे उसने जॉब किया, और कितना किया उसने? जुलाई के महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की 10 दिन उसने ज्वाइनिंग की। नवंबर में पूरे महीने काम नहीं किया, सिर्फ 10 दिन काम किया। पहले अक्टूबर तक बताओ, 1 2 3 4, ये हो गए 4 महीने, प्लस 33,000 रुपये की सैलरी अगर 1 महीने की है यानी 30 दिन की है, तो 10 दिन, नवंबर में उसने कितने दिन काम किया? 10 दिन। ओके सर, मतलब इसमें प्रोपोर्शनेट भी निकालना पड़ेगा। अरे दोस्तों, क्यों नहीं निकालना पड़ेगा? पाई पाई का हिसाब होगा यहाँ पर। किसका होगा बोलो? पाई पाई का हिसाब होगा। यानी कि उसने इस साल 27,000 में 3 महीने जॉब की, 33,000 में उसने 4 महीने पूरे जॉब की, और रिटायर हुआ था वो 10 नवंबर को, यानी नवंबर के 10 दिन भी उसने जॉब किया। नवंबर के 10 दिन भी उसने जॉब किया। तो 33,000 1 महीने की सैलरी है, यानी 30 से डिवाइड कर दिया, इंटू 10 कर दिया, तो 10 दिन की सैलरी इसकी आ जाएगी। तो अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखना, 27,000 मल्टीप्लाई 3 मेमोरी में डाल दिया, फिर 33,000 इंटू में 4 मेमोरी में डाल दिया। ये मेमोरी वाला साइन होता है, ये एम प्लस देख रहे हो ना, एम इक्वल टू प्लस वाला ये बटन देख रहे हो, ये मेमोरी वाला होता है, माइनस वाला माइनस कर देता है ये, ठीक है। मैंने दोनों फिगर मेमोरी में डाल दी। फिर 33,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू में 10, ये भी मैंने मेमोरी में डाल दिया। तो ये तीनों फिगर मैंने मेमोरी में डाल दिए। एमआरसी दबाऊंगा, ये एमआरसी देख लो ना, ये वाला बटन होता है जो ऑन ऑफ के नीचे वाला एमआरसी होता है, इसको दबाया तो ये आ गया 2,24,000। एमआरसी मतलब होता है टोटल, तो 2,24,000 रुपए यहां पर आ गए, 2,24,000 रुपीज यहां पर आ गए, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या लेंगे? डीएनएस अलाउंस लीजिए भाई, डीएनएस अलाउंसेस। अच्छा, डीएनएस अलाउंस कितना है? अगर आप देखेंगे तो सेम वही है, 9,000 रुपए। यहां से लेकर यहां तक 9,000 थे, यानी 9,000 रुपए का डीएनएस अलाउंस मिलता था 3 महीने तक। फिर उसका डीएनएस अलाउंस बढ़ के कर दिया गया था 12,000 रुपए। तो 12,000 का डीए मिला उसे 4 महीने लगातार, और उसने नवंबर की 10 तारीख तक काम किया है, यानी कि 12,000 का डीए 30 दिन के लिए था। तो 10 दिन के लिए कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, चलिए देखते हैं। तो 9,000 इंटू में 3 मेमोरी में डाल दो, 12,000 इंटू में 4 मेमोरी में डाल दो, 12,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू में 10 ये भी मेमोरी में डाल दो, प्लस किया 79,000 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया बताइए? 79,000 रुपीज़। ये आपका आ गया डीएनएस अलाउंस। फिर क्वेश्चन में आपको और क्या चीज़ें दे रखी थी? बस यही था। अब लीव सैलरी दे रखा है क्वेश्चन में। इसके बाद क्या दे रखा है? लीव सैलरी। ये बताइए लीव सैलरी कितनी मिली है इसे? 5 लाख रुपीज़। कितनी मिली है? 5 लाख रुपीज़। 5 लाख में से कुछ पार्ट क्या होगा आपका? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ लिखूंगा 5 लाख रुपीज़। अब इस 5 लाख में से हम क्या करेंगे? कुछ पार्ट एग्जाम्प्ट करेंगे, लिखेंगे लेस एग्जाम्प्ट। मुझे पहले ये बताइए कि इसका सेक्शन क्या लगेगा। ये जो मिस्टर एक्स है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट है? सर ये नॉन गवर्नमेंट है। तो नॉन गवर्नमेंट के लिए जो एग्जाम्पशन का सेक्शन होता है दैट इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA क्लॉज 2, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्लॉज 1 लगता है, नॉन गवर्नमेंट के लिए क्लॉज 2 लगाया जाता है, ठीक है। कितना एग्जाम्प्ट होगा इस बात को समझने के लिए यहाँ स्टार मार्क लगा दो। स्टार मार्क लगा के आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। स्टार मार्क लगा के आप यहाँ पर आ जाइए, बल्कि थोड़ा सा और ऊपर कर ले क्योंकि हमें स्पेस की हो सकता है थोड़ी कमी हो जाए। हम यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एग्जामिशन अंडर सेक्शन 10AA क्लॉज 2, ठीक है। हम ये कैलकुलेशन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन का जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये बोलता था एक्चुअल अमाउंट रिसीव। ये लीजिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव। आपको एक्चुअली में कितना अमाउंट रिसीव हुआ? तो भाई हमको एक्चुअली में अमाउंट रिसीव हुआ है 5 लाख। हो सकता है 5 का 5 पूरा माफ हो जाए। पॉइंट नंबर 2 है मैक्स टू मैक्स कितना माफ होगा? 25 लाख रुपए। चलो भाई 25 लाख भी हो गया। पॉइंट नंबर 3 था 10 मंथ सैलरी। और ये वाली सैलरी स्टार डाल के हमने क्या लिखा था? दिस इज कॉल्ड एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ।
यानी यहाँ पर जो सैलरी है ना, जो हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी है, ये एवरेज सैलरी होनी चाहिए 10 महीने की। तो अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज सैलरी निकालेंगे। तो जब हम एवरेज सैलरी निकालेंगे तो आप ध्यान से सुना मेरी बात, जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उससे पहले से लेकर 10 महीने तक उसने नवंबर के महीने कितना काम किया, 10 दिन। तो आप इस 10 दिन को मानो, ठीक है। यानी अभी मैं एवरेज सैलरी निकाल रहा हूँ। एवरेज सैलरी में मैं एक तो लूंगा नवंबर का महीना। नवंबर से पहले आपका क्या आता है बताइए, ये आपका आता है अक्टूबर, अक्टूबर से पहले सितंबर, सितंबर से पहले आपका आता है अगस्त, अगस्त से पहले आपका आता है जुलाई, जुलाई से पहले आपका आता है जून, जून से पहले आपका आता है मई, मई से पहले आता है आपका अप्रैल, काउंटिंग सही लिखिए ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ ठीक है। अप्रैल से पहले आपका क्या आता है मार्च, मार्च से पहले आपका क्या आता है फरवरी, फरवरी से पहले आपका क्या आता है जनवरी। सर 10 महीने लेने थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर आपने 11 क्यों लिए, मैं अभी आपको रीजन बताऊंगा। अभी रुको, ये बताओ नवंबर के महीने में, अभी मैंने क्या बोला था 10 महीने की एवरेज सैलरी होनी चाहिए। क्या नवंबर को मैं पूरा एक महीना काउंट करूं भाई? नवंबर में तो उसने सिर्फ 10 दिन काम किया ना, तो बचे हुए 20 दिन हम जनवरी मंथ के ले लेंगे। तो नवंबर के 10, ये तो पूरे एक एक महीने चलेंगे, ठीक है। ये 10 दिन का चलेगा, 20 दिन कहां से उठाएंगे, जनवरी से, इसीलिए 11वां महीना जनवरी मैंने लिखा था, ठीक है। तो नवंबर के कितने दिन बताओ, 10 डेज। ये कितना होगा, ये आपका 30 डेज के हिसाब से, ये भी 30 डेज के हिसाब से, ये भी 30 डेज के हिसाब से, ये भी 30 डेज के हिसाब से, 30 डेज, ये भी 30 डेज, ये भी 30 डेज, ये भी 30 डेज, ये भी 30 डेज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीने हो गए, और ये हो गया 10 दिन। तो बच्चे कितने, 10 महीने होने में 20 दिन बचे। वो 20 दिन कहां से उठाएंगे, जनवरी से उठाएंगे। सर वो 20 यहां से नहीं उठा सकते भाई, सीक्वेंस खराब हो जाती ना, इसलिए। चलो आप बताओ नवंबर मंथ की उसकी सैलरी 10 दिन की कितनी थी। अब आप ये बताओ कि एवरेज सैलरी में क्या क्या लेते हैं। सर एवरेज सैलरी में हम लेते हैं बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस का लेते हैं फॉर्मिंग वाला पार्ट, और कमीशन लेते हैं परसेंटेज में, क्योंकि क्वेश्चन में कमीशन परसेंटेज में दी ही नहीं थी तो हम लेंगे भी नहीं, ठीक है। तो बेसिक पे लेते हैं। नवंबर मंथ में उसकी सैलरी कितनी थी, सर 33,000 वैसे पूरे महीने की थी, डिवाइड कर दो 30 से, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये आपकी जो कैलकुलेशन आएगी 1100। मैं फिर भी एक बार इस पे करके देख लेता हूँ, 33,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू में 10, दिस इज 11,000। 33,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू में 10, 11,000। ये आपकी आ गई 11,000। अक्टूबर में कितनी थी सैलरी, 33,000। 33K लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी स्पेस की कमी है ना, तो मैं 0 नहीं लिख पाऊंगा, तो ये K। और कब, जुलाई को बढ़ी थी सैलरी, जुलाई से पहले सैलरी कितनी थी, 27K, तो यहाँ लिखूंगा 27K, यहाँ भी 27K, यहाँ भी 27K, यहाँ भी 27K, यहाँ भी 27K। जनवरी में 27,000 रुपए की सैलरी, ध्यान से दो सुनो, 27,000 की सैलरी 30 दिन की थी, तो एक दिन की सैलरी आ गई 900 रुपए। जनवरी के कितने दिन लेने, 20 दिन, क्योंकि यहाँ नवंबर में 10 ले चुके, तो एक महीना बनाने के लिए 20 दिन और बचे, तो 20 दिन की सैलरी लेंगे, 20 डेज। ये आपका बना 18,000, ये आपका क्या बना 18K। अब हम क्या करेंगे, इन सभी सैलरी को जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि 10 महीने की एवरेज सैलरी है ना, तो 10 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 10 महीने की एवरेज सैलरी आ जाएगी। सर है तो 11 महीने, अरे भाई ये 10 दिन की है, ये 20 दिन की, तो ये पूरा एक महीना कंसीडर हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है सर, तो अब आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ, 27,000, 1 2 3 4 5, 5 महीने, एक मिनट, ये 5 महीने 27,000 कहाँ से आ गए भाई, इसकी सैलरी कब से बढ़ी थी, जुलाई से बढ़ी थी ना, तो अच्छा हाँ बिल्कुल 5 महीने तो आ गए। 27,000 इंटू ये आपका आ गया 5, मेमोरी में डाल दिया, 33,000 इंटू 33,000, ये मैंने 30 क्यों लिख दिया यहाँ पे, ये तो 33 आना था ना, 33, ठीक है। तो ये 33,000 की आ गई, 1 2 3 4 इंटू करेंगे 4, मेमोरी में डाल दो, फिर MRC दबा के उसी में प्लस कर देंगे 11,000, प्लस कर देंगे 18,000, तो ये आपका आ गया 2,96,000, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये आपका आ जाएगा 29,600, 29,600 रुपये आ गई मेरी एवरेज सैलरी। दिस इज माई एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ, 10 महीने की क्या आ गई एवरेज सैलरी। तो यहाँ पर क्या लिखा था 10 मंथ सैलरी, तो अब इसको क्या कर देंगे हम, थर्ड वाली कैलकुलेशन के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ना 10 मंथ सैलरी, सैलरी कितनी है 29,600, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 10 मल्टीप्लाई 29,600, ये आपका अमाउंट आ गया 2,96,000। ये थर्ड वाले का अमाउंट है, थर्ड वाले में क्या बोला गया था 10 मंथ सैलरी का पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, फोर्थ पॉइंट था
कैश इक्विवेलेंट, फोर्थ पॉइंट क्या था बताइए, कैश इक्विवेलेंट टू अनअवेल्ड लीव सैलरी। जो आपने छुट्टियां नहीं ली हैं उसके बदले तुम्हें कितना कैश मिलना चाहिए था। ठीक है, कैसे निकालेंगे, वैसे इसके एम्प्लॉयर ने कहा था एक साल में 60 छुट्टियां अलाउ है, यानी 2 महीने की, बट मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि कितनी भी अलाउ करे एम्प्लॉयर, बट 30 दिन से ज्यादा एक साल में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी एज पर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम तो 30 ही दिन फिर मानेंगे ना। ये बताओ उसने जॉब कितने साल की, 20 साल जॉब की, 20 साल में अगर उसे 30 छुट्टियां मिली तो कितनी छुट्टियां मिली होंगी उसे, 600। कितनी छुट्टियां मिली होंगी, 600। एक बार हम क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन देवता प्लीज़ प्रकट हो जाओ, हमें आपकी ज़रूरत आ रही है यार। क्वेश्चन चला गया डिस्प्ले से, 1 मिनट रुकना दोस्तों, मैं ज़रा क्वेश्चन निकाल लूँ डिस्प्ले में से। ये मोबाइल में क्वेश्चन है ना, तो मोबाइल में क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। कहाँ गया मिस्टर एक्स रिटायर, हाँ शायद यही है, मिस्टर एक्स रिटायर हो रहा है, नहीं ये वाला नहीं है, उसके नीचे वाला क्वेश्चन होगा 22,000 और 5,000, ये वाला भी नहीं है, 27,000 वाला होना चाहिए। ये तो ग्रेचुटी वाला क्वेश्चन है, उसके नीचे लीव इन कैशमेंट। यस आई गॉट इट। ठीक है, चलिए तो कैश इक्विवेलेंट। अब आप मुझे बताइए यहां पर कैश इक्विवेलेंट की अभी हम बातें करेंगे। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड सैलरी। तो ये देखिए अनअवेल्ड सैलरी कितनी है इसकी। अगर हम अनअवेल्ड देखें तो वैसे इसे 1 महीने की सैलरी मिलती है ना, 1 महीने की सैलरी हर साल मिलती है। 20 साल इसने जॉब की तो कितनी मिलेगी इसे, 20 मंथ की। इससे जो सैलरी अलॉट होनी चाहिए थी वो ये मैंने ऐसे नहीं, जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखवाया था ना वैसे लिखवाता हूँ आपको। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ऐसे लिखवाया था, अवेल्ड सैलरी, अवेल्ड सैलरी माइनस यूटिलाइज्ड सैलरी। अच्छा अवेल्ड कितनी मिल रही थी इसको मिली थी सर 30 डेज 60 डेज, बट आपने बोला 30 डेज लेंगे। हाँ 30 दिन एक साल में, तो उसने कितने साल जॉब की, 20 साल, यानी कितनी होगी इसकी 20 साल अगर आप करोगे तो ये होगी इसकी 600 डेज। कितनी होगी इसकी, 600 दिन। अच्छा यूटिलाइज सैलरी कितनी है सर, यूटिलाइज सैलरी अगर हम देखें, आपने क्वेश्चन में हमें बताया था कि ये अपने पास कितने महीने की सैलरी ले चुका है, ये ले चुका है 6 महीने की सैलरी। अगर 1 महीने में 30 दिन मानते हो, 6 महीने की सैलरी ये ऑलरेडी अवेल कर चुका है, सैलरी नहीं अवेल कर चुका, 6 महीने ये छुट्टियां ले चुका है। 1 महीने में कितने दिन होता है, 30 दिन, तो 6 महीने में कितने हुए 180, तो माइनस कर देंगे 180 डेज। और ये कितना लीव कैश ले चुका है, लीव कैश कितना ले चुका है सर, ये लीव कैश ले चुका है 7 महीने के जो छुट्टियां थी और उसमें काम किया उसका ये कैश ले चुका है। तो 7 × 30, क्योंकि महीना है ना मैं इसे डेज में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 210 दिन, 7 3 21, ये आपका हो गया 210। तो अब हम माइनस कर लेते हैं 600 दिन माइनस 180 दिन माइनस 210 दिन, यानी अरे 600 माइनस, ये क्या कर दिया मैंने, 600 माइनस 180 माइनस 210, तो ये 210 आ गया। ये जो अनअवेल्ड आ गया ना, ये कितना आया 210 डेज। अगर मैं इसको 30 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मंथ पता चल जाएंगे। अगर मैं इसको 30 से डिवाइड कर दूं, दिस इज 7 मंथ, यानी इसको जितनी भी छुट्टियां मिली थी इसने कुछ तो अवेल कर ली छुट्टी के रूप में, कुछ इसने कैश ले लिया। जो अनयूटिलाइज्ड है वो कितना है, 7 महीने, 7 महीने की छुट्टियां अनयूटिलाइज्ड है, और इनटू में सैलरी कर दो ताकि कैश में कन्वर्ट करवा पाओ। ये अपने एम्प्लॉयर को बोला मैंने 7 महीने से छुट्टी नहीं ली है, 7 महीने की छुट्टी में मैंने काम किया है, तो उसका मुझे सैलरी दे दो। एवरेज सैलरी कितनी है इसकी, 29,600, यानी मल्टीप्लाई कर दो 29,600 से। तो लो भाई मल्टीप्लाई 29,600, दिस इज 2,07,000 रुपीज, 2,07,000। कितना ये 2,07,000। आपको ये 2,07,000 नजर आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ नजर आ रहा होगा। ठीक है, 2,07,000 नहीं आ रहा तो मैं यहाँ भी लिख दूँ, ये लीजिए 2,07,000, तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ लोग। ठीक है, 2,07,000। अब देखते हैं 5 लाख, 25 लाख, 2,96,000, 2,07,000, सबसे कम यही है 2,07,000। तो इतने की आपको एग्जामिशन मिल जाएगी 2,07,000 की आपको एग्जामिशन मिल जाएगी, माइनस 5 लाख, तो ये आपका आ जाएगा 2,92,800।
और इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे 2,24,000 प्लस 79,000 प्लस 2,92,800, तो ये आपका आ जाएगा 5,95,800 रुपीज़ इज़ योर ग्रॉस सैलरी। ये आपकी क्या आ जाएगी? ग्रॉस सैलरी। इसमें से माइनस कर देंगे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16 क्लॉज 1A, स्टैंडर्ड डिडक्शन हाउ मच? दिस इज 50,000 रुपीज़। जो बचेगा 5,45,800, दिस इज़ योर नेट सैलरी, जिसके ऊपर आपको क्या कंप्यूट करना है? टैक्स कंप्यूट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, बट अगर आप जनरली अच्छे से देखोगे ना वीडियो को 2-2 3-3 बार, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉपर समझ आ जाएगा। ठीक है, और मैं ना एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, और होमवर्क वाले क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन भी अभी थोड़े टाइम बाद डिस्प्ले में दिखाता हूँ। अभी मेरे जाते ही यहाँ पे होमवर्क का क्वेश्चन आएगा, नोट डाउन करेंगे, होमवर्क करेंगे, सोल्यूशन जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और सोल्यूशन भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा तुरंत के तुरंत, सो दैट आप अपने क्वेश्चन को चेक कर पाओ। वो लोग क्लियर है? सो गाइस, आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में मैंने आपको ये जो लीव इन कैशमेंट है ये पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर आपको ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप सीधा प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं इन हैंड रिटन नोट्स का, जिसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज प्रोटैक्स अड्डा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज सर्च भी कर सकते हैं। वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जीएसटी के, इनकम टैक्स के, ऑडिट के सारे नोट्स अवेलेबल वहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, सो गाइज दैट्स all about this video lecture series. So guys, if you like the video, give a big thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।